रोजगार मिल कहाँ रहे हो है? रोजगार तो मोदी जी ने छीन रहे हो। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने गन्ना को पैसा डालो गन्ना, और उसको अभी तक 1 रुपया नहीं मिले हो। किसी ने कहा कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारा नंबर अब आया और आज मेरी बारी है, कल नंबर आपका है, नंबर सबका आना है। हम ये समझ लें कि भारत का जो किसान है वो जागरूक हो गया है। बिल्कुल जागरूक हो गया है, भारत का किसान जागरूक है, भारत का हर एक नागरिक जागरूक है, और जो नहीं होगा वो जागरूक हो जाएगा, क्योंकि अगर जागरूक नहीं होंगे, किसी ने कहा कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारा नंबर अब आया और आज मेरी बारी है, कल नंबर आपका है, नंबर सबका आना है, सबका नंबर आएगा, बारी बारी से आएगा। इसलिए आज अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो हो सकता है हम लोगों का बचाव हो सके। तो किसान जागरूक है, नौजवान जागरूक है, और हर वो व्यक्ति जागरूक है जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना कोई देश विरोधी होना थोड़ी है, लेकिन सरकार कह देती है कि आप देशद्रोही हैं। अरे सरकार की गलत नीतियों की सरकार देश थोड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, तो ये देश रहना चाहिए, देश के किसान रहने चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटी मार दो। मोदी जी तो ये कहते हैं कि ना देश बिकने दूंगा ना देश झुकने दूंगा। देखिए जुमलेबाजी है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बेच तो दिया है सब देश, पूरा देश। तो लाल किला आपने डालमिया ग्रुप को गिरवी रख दिया, आप मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है आपने रेलवे का निजीकरण कर दिया, आपने जो है अडानी को एयरपोर्ट बेच दिए, आप BSNL और सबको मतलब वो करके लाल किला डालमिया ग्रुप को दे दिया। आप और क्या मतलब, किसान बचे हैं, मजदूर बचे हैं, उनको भी बेच डालिए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लीजिए, और कर रहे हैं आप लगातार। मुझे बताइए अंबानी, अडानी या फिर बाबा रामदेव, इनकी संपत्ति को छोड़कर किसी की में इजाफा हुआ? कोई किसान अरबपति खरबपति बना? कोई मजदूर बना? नहीं बना, क्योंकि 2017 में पतंजलि की जो इनकम थी वो अब 3 साल के अंदर अंदर में डबल हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि बाबा रामदेव को मतलब हर जगह जो है, पतंजलि को आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा जो है उसको। इस समय बाबा रामदेव अब कहाँ है? 2013 में प्रोटेस्ट कर रहे थे और अन्ना हजारे के साथ कर रहे थे, इस समय कहाँ से हुए हैं दोनों लोग? देखिए वही मैं कहना चाहता हूँ, अन्ना हजारे हो या बाबा रामदेव हो, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो इनको मतलब खामियां नजर आती थी। देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना ही असली लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी, हमारा देश लोकतांत्रिक है और हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आप अन्ना हजारे जी कांग्रेस की सरकार को गिरा सकते हैं, बाबा रामदेव जी कांग्रेस की सरकार को गिरा सकते हैं, दिल्ली में 15 साल से काबिज शीला सरकार जा सकती है, और इतने सालों से जो 65 और 60 साल का आप रोना रोते हैं कांग्रेस जा सकती है, और उन्हीं बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की वजह से। तो आज कहाँ सोए हुए हैं अन्ना हजारे, जो कल तक जन लोकपाल बिल, काला कानून, काले धन के खिलाफ और तमाम मुहिम चला रहे थे। आज ज़रूरत है, आज आना चाहिए कि बाबा रामदेव आए, किसानों के साथ खड़े हों, लेकिन बाबा रामदेव तो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, बगल के कमरे से सरकार का समर्थन किया जा रहा है। तो ये बाबा रामदेव सरकारी कर्मचारी हैं और उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। मोदी जी, JP नड्डा पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए, आपको पता है। ममता बनर्जी के राज्य गए हैं JP नड्डा वहाँ से, मगर मूंगी खा के आनी पड़ी है दोबारा से। मोदी जी काशी पहुंच जाते हैं, मगर 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्यों नहीं आया जाता है? वही मैं कह रहा हूँ। और सबसे पहली बात, अगर देश का अन्नदाता किसान होता है, अन्न की हम लोग पूजा करते हैं, खाने से पहले अन्न को पूजा जाता है, और उसी अन्न को उगाने वाले भगवान के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। वाटर कैनन से जो है उनको डराया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम किसानों को डराते हो पानी की बौछारों से, तुम किसानों को डराते हो पानी की बौछारों से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धारों से, तो तुम उन किसानों को डरा रहे हो। उन पर वाटर कैनन, आतंकवादियों जैसा उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। ये व्यवहार है कोई देश के अन्नदाताओं के साथ, देश के किसानों के साथ, जो है आप उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। अंबाला बॉर्डर, मतलब वो किसान अगर अपने संसद से मिलने, अपने चुनी हुई नुमाइंदे से, अपने वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अगर वो राजधानी आना चाहते हैं, तो बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं, हाईवे खोद दिया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, पानी की बौछारों से उनके ऊपर चलाई जाती हैं। ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी है, ये पूरी तरह से तानाशाही है। आप इसको नॉर्थ कोरिया घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? कह दीजिए कि आप किम जोंग हैं, आप किसानों की नहीं सुनेंगे। इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरी तरह से लोकतंत्र ताक पे रख दिया है। यहाँ पे किसानों के नाम FIR भी हो चुकी है, आपने शायद सुना हो तो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 1 मीटर की दूरी बना के रखनी सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया था। मगर जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर तो कोई FIR नहीं हुई है, वहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं था। देखिए ये सारे जो कानून हैं वो मतलब हैदराबाद में छोटे चुनाव के लिए प्रचार के लिए निकल जाते हैं, योगी जी साथ जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री। बताओ
देखिए, ये जो कानून है तमाम तरह की या गिरफ्तारियां या फिर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है ये सरकार, तो ये सरकार वो सरकार है, सरकार की गलत नीतियों की कोई भी आलोचना करेगा ये मुकदमे दर्ज कर लेंगे। कोविड-19 जो है वो चल रहा है, तो कोविड-19 इनकी सभाओं के लिए नहीं है। अगर ये बिहार में जाकर के प्रचार करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर छोटा सा चुनाव था, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव था हैदराबाद के अंदर, जाकर के चाहे योगी आदित्यनाथ हो, फायर ब्रांड नेता हो यूपी के, वहाँ पर स्टार प्रचारक बन के जाते हैं, जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर गए। कोविड-19 की गाइडलाइन इनके लिए ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो है छोटे किसान के लिए, मजदूर के लिए ये मतलब गाइडलाइन कहेंगे। लेकिन ये सारे जो किसान हैं, 1 मीटर की दूरी है, सारे लोग जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसानों के लिए मैं कहता हूँ कि जो लोग दिन भर खेती का काम करेंगे, पसीना आएगा, जो लोग उसमें काम करेंगे, तो उनको कोई चिंता नहीं है कोरोना की, क्योंकि कोरोना से तो बच जाएंगे। अगर इनकी खेती चली गई, इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आने वाले भविष्य के लिए कोरोना से खतरनाक ये तीनों कानून हैं। मैं इस डंके की चोट पर कह सकता हूँ, ये तीनों कानून कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए भाई कि जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो बिहार की जनता बहुत यहाँ पे थी, लगभग 65 लाख जनता यहाँ पे थी। दिल्ली के अंदर पैदल गए थे, वो पता नहीं कैसे कैसे गए थे, साइकिलों से गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे इतनी मुसीबत के बाद वहाँ पे पहुँच जाता है कोई बंदा, उसके बाद वहाँ पे सरकार भी बन जाती है, तो इससे क्या समझते हो आप लोग? सरकार कैसे बन गई फिर इसकी, जब इतनी परेशान थी तो? देखिए, ये है कि कहीं ना कहीं जो है इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस बात से ये एजेंडा सेट करते हैं, चाहे वो एजेंडा जो भी हो। ईवीएम पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ईवीएम कई जगह, हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हालांकि बैन होना चाहिए। मैं कहूँगा कि बैलेट पेपर के समर्थन में हूँ मैं, क्योंकि जो देश हमें ईवीएम मुहैया कराते हैं, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, बड़े बड़े देश जो आज जो है पूरी तरह से जो देश हैं विकसित हैं, वो देश हमें ईवीएम मुहैया कराते हैं, लेकिन खुद बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। लेकिन हमारा ही एक ऐसा देश है जो कह रहा है कि हम पीछे चले जाएंगे। अगर पीछे चले जाएंगे तो आज के टाइम पे हमारे पूर्वज तो धोती कुर्ता पहनते थे, आप धोती कुर्ता पहनिए, लेकिन आपको जो है फ्रिज का पानी चाहिए और आपको जीन्स पहनना है। लेकिन अगर आप ईवीएम से वोट नहीं कराएंगे तो बैलेट पेपर से कराएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ईवीएम का विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ सारा विपक्ष एकजुट होकर और कहीं ना कहीं ईवीएम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक विपक्ष कहाँ है विपक्ष? विपक्ष पूरी तरह से यही तो है, जिस देश का मैं कह रहा हूँ वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसका विपक्ष मजबूत ना हो। और आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरी तरह से एसी में सोया हुआ है। लेकिन ये लड़ाई विपक्ष लड़े या ना लड़े, लड़ाई पूरी तरह से किसानों की है, और देश का 70% किसान पूरी तरह से सड़कों पर है। और जब तक ये काले कानून, तीनों कृषि कानून वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक किसान लगातार ये लड़ाई लड़ता रहेगा। अच्छा, आप सभी लोग बताइए यहाँ पे कि अगर मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं खुद कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं तीनों कानूनों को लाने के बाद, तो क्या आप लोग नहीं समझते कि अगर मदद करनी थी तो एक मिनट भैया, एक मिनट, अगर मदद करनी थी तो जो खाद का कट्टा है उसकी रेट आधी हो जाती, जो डीजल था उसकी प्राइस आधी हो जाती, सब्सिडी वगैरह मिलती, इसमें मदद करनी चाहिए थी। ऐसा है, मदद का सबको पता लग रहा है। किसान कहाँ पहुँच गया, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गेहूँ 1500-1400 रुपये बिक रहा है, धान 1200 रुपये बिकी, 1100 रुपये बिकी है, समझे, मक्का 700 रुपये बिकी है, कि कहाँ मदद हो रही है? ये मदद ही तो है, किसान भूखा प्यासा सब ये पड़े हैं यहाँ अपना घर छोड़ के। आप क्या कह रहे हो बाबा? मोदी जी जब उसमें आए थे 2014 नहीं वहाँ जो धनकपुरी शुरुआत जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, तो इन्होंने ये ऐलान करा था मंच से कि गन्ने का रेट 350 या 400 रुपये होना चाहिए, समझे साहब। आज इनकी सरकार बनी, जब से लेकर क्या बढ़ाया इन्होंने, वो बूझने वाला है इनसे हैं। देखो जी, हम खुद थे उसमें, और इन्होंने कहा कि 14 दिन के अंदर पेमेंट किसान को मिलेगा। पिछले साल गन्ना डाला, अभी तक पेमेंट नहीं, कोई बूझ रहा है इनसे? बताओ, किसान क्या करे जब उसके पास पैसा भी नहीं रहा, फसल गिर चुकी है। मोदी जी जब कहते थे कि आप लोगों को अपने, जो आप लोग हो, आपको अपनी आय दोगुनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कहते थे ना, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या रोजगार हो रहा है? दोगुनी हो रही है? रोजगार मिल कहाँ रहे हो है, रोजगार तो मोदी जी ने छीन रहे हो। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने गन्ना को पैसा डालो गन्ना, और उसको अभी तक 1 रुपया नहीं मिले। कब डाला था? 1 साल है गई, 1 साल से पैसा नहीं मिला है, मुझे नहीं मिले। जब आए थे मोदी जी ने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 12 करोड़ नौकरी अब तक होनी चाहिए थी, वो तो हम घाटे में ही, और 20 करोड़ नौकरियां और चली गई, तो 32 करोड़ तो घाटे में देश है पहले से। तो कहाँ से नौकरियां दे रहे हैं मोदी जी, ये बताओ ना आप। और आपने ये कहा कि विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष ही तो भाजपा में चला गया।
विपक्ष के आधे से ज्यादा जो कांग्रेसी थे वही तो भाजपा में चले गए, तो विपक्षी भाजपा है, भाजपा ही विपक्ष है। ये दोनों एक ही है फिर? एक ही है जी, भाजपा ही विपक्ष है। देखो सीधी सी बात मैं एक बात बताता हूँ, आप ये बताओ, जब एक जज को ये कहा जाता है कि 65 साल की उम्र में वो मेंटली फिट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, और वही कानून मंत्री बन जाता है 80 साल की उम्र में, कैसे? ये देश है हमारा, ऐसे चलेगा? इसके ऊपर कौन सवाल उठाएगा?